हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्तों के समय एक बार फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। मध्य प्रदेश में उनके प्रतापी राजाओं की उपस्थिति और अभियान इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व को स्थापित करती है। जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हो रहा था, तब मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं। जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश में शक एक अत्यंत मजबूत राज्य था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में आभीर और नागवंश जैसे अन्य शक्तिशाली राज्य थे। अब है गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह मध्य प्रदेश के जंगलों से होकर दक्षिण विजय की ओर बढ़ा था। उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को जीता। उसमें नागवंशी भी थे, जिनके राज्य का कुछ भाग उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसकी अधीनता स्वीकारने वाले 9 गणराज्यों में आभीर वंश, सनकानिक, खरपरिक के राज्य मध्य प्रदेश में विदिशा, झांसी, दमोह के आसपास केंद्रित थे। इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने एरन किसका पुराना नाम है? सागर का। तो उसने सागर में एक स्मारक बनवाया। एरन या सागर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया। स्वभोग नगर मतलब उसके सपनों का नगर हम कह सकते हैं। इस प्रकार समुद्रगुप्त शक राज्य को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। सिर्फ शक राज्य को छोड़कर समुद्रगुप्त शेष मध्य प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। उसके सिक्के यहाँ से मिले हैं। विदिशा और साकोर से प्राप्त कांच नामक सिक्के भी गुप्तों की आधिपत्यता की पुष्टि करते हैं, जो विदिशा से मिले हैं। समुद्रगुप्त के कांच नामक सिक्के मिले हैं हमें विदिशा से, जो ये पुष्टि करते हैं कि मध्य प्रदेश के शेष शासक गुप्तों के आधिपत्य में थे, सिर्फ शक राज्य को छोड़कर। उसके बाद है अगला शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राज्य उज्जैन के कार्दमक वंश, कहाँ पर निवास करते थे शक? उज्जैन में, और उनकी शाखा थी कार्दमक शाखा, का अंत कर लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त तक हमने क्या देखा कि समुद्रगुप्त ने सिर्फ शक को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश पर अपना अधिकार किया। वहीं चंद्रगुप्त ने शकों को भी जीत लिया, जो कि उज्जैन के निवासी थे और कार्दमक शाखा के थे। लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। उसकी शक विजय देवी चंद्रगुप्तम से और उसकी सरकारी उपाधि से पता चलता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक से हमें पता चलता है कि इसने शकों को विजय किया था। साथ ही शकों को विजय करने के कारण ही इसने सकारी यानी कि शकों को जीतने वाला की उपाधि धारण की थी। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त ने शक राजा से परास्त होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उन्हें सौंपना स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके स्वाभिमानी भाई चंद्रगुप्त ने शक को मारकर ध्रुव स्वामिनी को मुक्ति दिलाई और रामगुप्त का वध कर गुप्त सम्राट बन गया। विदिशा संग्रहालय स्थित मूर्ति रामगुप्त की ऐतिहासिकता दर्शाती है। इस तथ्य की पुष्टि उदयगिरी यानी कि विदिशा के वीरसेन साप के गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है कि वह यहाँ पूर्वी मालवा में अपने स्वामी राजा चंद्रगुप्त जो संपूर्ण विश्व पर विजय पाने के अभिलाषी थे के साथ आया था। कौन? रामगुप्त। अगला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। चंद्रगुप्त कालिदास साहित्य से संबंधित थे। अगले हैं बेताल भट्ट, ये गुण विद्या में पारंगत थे। उसके बाद है वराहमिहिर, ये ज्योतिष से संबंधित है। धन्वंतरी भेषज विज्ञान। अमर सिंह कृषि एवं कोशागार। वररुचि साहित्य। घटकरपर साहित्य। छपणक है गुप्तचरी और शंकु या सुख है शिल्पशास्त्र के। वीरसेन साप चंद्रगुप्त द्वितीय का विदेश मंत्री, युद्ध व शांति के संबंध में विदेश मंत्री था। वीरसेन साप चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त के सेनापति आम्रकार्दव के साची अभिलेख व चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख से भी इस क्षेत्र में गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि होती है। साची अभिलेख में उसके दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया और यहीं उसके दरबार में नवरत्न होते थे। अन्य गुप्त।
कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार उसके सामंत बंधुवर्मा ने सूर्य मंदिर को दान दिया था। स्कंदगुप्त के समय सफ़ेद हुण के आक्रमण का फायदा उठाकर वाकाटकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें पुनः छीन लिया। एक उत्तरकालीन गुप्त राजा भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर शासन करता दिखाई देता है। उसने हुणों को परास्त किया। इस युद्ध में उसका सैनिक गोपीराज मारा गया, जिसकी विधवा के सती होने का जिक्र एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त हुआ जो कि पश्चिमी मालवा में शासन करता था, उसने हुणों को परास्त किया और इसी युद्ध में उसका एक सैनिक था जो कि गोपराज था, वो मारा गया, जिसकी विधवा पत्नी सती हुई थी। और यहीं से हमें सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं और यह एरन अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। स्थापत्य शैली के मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। शिव मंदिर भूमरायम खो में है जो कि दोनों नागौद में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार में है, अजयगढ़ पन्ना में। बौद्ध मंदिर सांची में है, रायसेन। मंदिर अवशेष मिले हैं साकोर, रोंद, कुंडलपुर, हटा, दमोह से। गुप्त वंश के प्रमुख तथ्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। भारत में शक सत्ता का अंत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया। वह मालवा से गुजरा और यहाँ की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु बताया। फाहयान ने राजा का नामोल्लेख नहीं किया। फाहयान किसके समय आया था? फाहयान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और इस काल में इसने आकर मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु बताया। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा। साकोर से गुप्त वंश की सर्वाधिक यानी कि 24 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें दिनार कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने महाकौशल के राजा महेंद्र को हराया था। गुप्तकालीन साक्षी अभिलेख आम्रकार्दव का है। हरिस्वामिनी द्वारा आर्य संघ को दान देने का उल्लेख मिलता है। पूर्वी मालवा को सर्वप्रथम जीतने वाला शासक था समुद्रगुप्त। पश्चिम मालवा को सर्वप्रथम जीतने वाला शासक था कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा को जीता, वहीं पश्चिमी मालवा को सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने जीता। मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख। पहला है दसपुर अभिलेख, ये मंदसौर का है क्योंकि मंदसौर का पूरा नाम दसपुर मिलता है। विक्रम संवत 529 ईस्वी का यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की। दसपुर अभिलेख के लेखक कौन है? वत्स भट्टी। यह विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है। यह एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विज्ञापन कौन सा माना जाता है, तो विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है दसपुर अभिलेख को। इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधुवर्मा का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने सूर्य मंदिर के निर्माण हेतु तंतुवाई श्रेणी को दान में दिया था। अगला है उदयगिरी गुहालेख। गुप्त संवत 106 या 425 ईस्वी। इस जैन अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण मिलता है। अगला है एरन। तोरमान का वराह प्रतिमा एरन अभिलेख व मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख हुणों की मौजूदगी दर्शाता है। भानुगुप्त ने हुणों को परास्त किया। इस युद्ध में उसका सैनिक गोपराज मारा गया, जिसकी विधवा के सती होने का जिक्र एरन अभिलेख से मिलता है। इंदौर का ताम्रलेख। स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर की तेली श्रेणी को मंदिर के लिए दान दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। तुमैन अभिलेख अशोकनगर जिले में है। इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति का शासन नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मेकल में था। अभिलेख में प्रांतीय पदाधिकारियों की सूची में एरन प्रदेश के शासक घटोत्कच गुप्त का नाम भी मिलता है। सूपिया का लेख रीवा जिला। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। घटोत्कच को गुप्तों का संस्थापक कहा गया है। मूलतः चीन की खूंखार जनजाति हुण का प्रामाणिक पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय यानी कि 459 ईस्वी में माना जाता है। स्कंदगुप्त ने इन्हें बुरी तरह परास्त किया कि 50 वर्षों तक वे भारत पर पुनः आक्रमण न कर सके। स्कंदगुप्त ने हुणों को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि वे 50 वर्षों तक पुनः भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए।
5वीं सदी के अंत में तोरमाण के नेतृत्व में पुनः हूण आक्रमण हुए। मध्य प्रदेश के एरन का वराह मूर्ति अभिलेख तोरमाण की उपस्थिति दर्शाता है। यहाँ से उसकी महाराजा धीराज की उपाधि वाले तांबे का सिक्का भी मिला है। उसके पुत्र मिहिरकुल के साम्राज्य में पश्चिम मालवा शामिल था। ग्वालियर अभिलेख अनुसार मिहिरकुल ने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है आभीर वंश। यहाँ हमारा गुप्त वंश समाप्त होता है और अगला है आभीर वंश। सातवाहनों के सामंत रहे आभीरों ने ईश्वर सेन के नेतृत्व में अनूप प्रदेश यानी कि निमाड़ में राज्य स्थापित कर लिया। तीसरी, आभीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। यह हमें नासिक अभिलेख से पता चलता है। खानदेश को केंद्र बनाकर शीघ्र ही अनूप प्रदेश और विदिशा सहित मालवा तक आभीर सत्ता का विस्तार हुआ। खानदेश बुरहानपुर का प्राचीन नाम है। नए उभरते वाकाटक वंश ने आभीर वंश का अंत कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक न टिक पाए। वाकाटक वंश द्वारा इनका अंत कर दिया। वाकाटक वंश। विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित वाकाटक राज्य मूलतः मध्य प्रदेश का राजवंश था, जो बाद में नर्मदा के दक्षिण में केंद्रित हो गया। विंध्य शक्ति को पुराणों में विदिशा का शासक बताया गया है। उसके पुत्र प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 4 पुत्रों ने साम्राज्य बांट लिया, लेकिन इसकी 2 शाखाएं राज करती दिखाई देती हैं। पहली शाखा है नंदीवर्धन शाखा या पुरिक शाखा। यह नागपुर के निकट स्थित था। इसका संस्थापक था रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम का पौत्र। इसके एक उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ने हूण आक्रमण का लाभ लेकर गुप्तों से मालवा छीन लिया था। रुद्रसेन प्रथम। इसके राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे। रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी। उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से करवाया। प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित किया था। प्रवरसेन के शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त होते हैं। प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर के नल राजाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय शिलालेख बालाघाट जिले से प्राप्त हुआ है। दूसरी शाखा है वत्सगुल्म शाखा। पहले थी नंदीवर्धन शाखा। वाकाटक वंश हम पढ़ रहे हैं, उसकी पहली शाखा थी नंदीवर्धन शाखा। दूसरी शाखा है वत्सगुल्म शाखा। सर्वसेन ने इस वाकाटक शाखा की स्थापना की। नंदीवर्धन शाखा की स्थापना किसने की थी? उसका संस्थापक था रुद्रसेन प्रथम और वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक है सर्वसेन। अंततः हरिसेन ने इन दोनों शाखाओं को पुनः एकीकृत कर दिया और इसकी राजधानी बासिम बनी। वाकाटक वंश के प्रमुख राजा कौन कौन है? प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रवरसेन द्वितीय, इसने सेतुबंध काव्य की रचना की थी प्राकृत भाषा में। सर्वसेन प्रथम, इसने गाथा सप्तशती और हरि विजय की रचना की। स्मरणीय तथ्य वाकाटक वंश से संबंधित। वाकाटक विंध्याचल की शक्ति थे। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति को वंश केतु भी कहा गया है। वाकाटक वंश का संस्थापक हुआ विंध्य शक्ति या इसे वंश केतु भी कहा गया है। संस्कृत की विदर्भी शैली का विकास वाकाटक दरबार में हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्कृत की विदर्भ शैली का विकास किस राज्य के दौरान हुआ? तो यह वाकाटक वंश के दरबार में हुआ, जिनमें कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की। कालिदास के मेघदूत काव्य की रचना किस शैली में की गई है? तो विदर्भी शैली में की गई है संस्कृत की, जो कि वाकाटक दरबार में रचित हुई थी या विकसित हुई थी। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। ओलिकर वंश। प्राचीन दसपुर यानी कि मंदसौर में 4वीं शताब्दी ईस्वी में ओलिकर वंश की सत्ता स्थापित हुई। इनकी राजधानी दसपुर थी। जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन इसके प्रारंभिक शासक हुए। गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन सिंहवर्मा का शासन रहा। जब समुद्रगुप्त का शासन था, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का जब शासन था, उस दौरान मालवा में सिंहवर्मा शासन कर रहा था, जिसके 2 पुत्र हुए। पहला हुआ चंद्रवर्मा, दूसरा हुआ
पहला चंद्रवर्मा जिसने मारवाड़ में राज किया, और दूसरा हुआ नरवर्मा जिसके 2 पुत्र थे, बंधुवर्मा और भीमवर्मा हुए। मंदसौर शिलालेख अनुसार बंधुवर्मा द्वारा कुमारगुप्त का सामंत बन गया था। नरवर्मा का पुत्र बंधुवर्मा कुमारगुप्त का सामंत बन गया था। इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी को दान देने का उल्लेख भी मिलता है। भाई यशोवर्मन, यहीं से प्राप्त एक शिलालेख में राजा यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है जिसने भारत की दिग्विजय की और जनेंद्र, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की। यशोवर्मन ओलिकर वंश का सबसे महान शासक हुआ जिसने कौन सी? जनेंद्र, नराधिपति, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की। मालव संवत 589 में दसपुर पर यशोवर्मन और विष्णुवर्मन शासकों के आधिपत्य की जानकारी मंदसौर से प्राप्त 2 शिलालेखों या 2 अभिलेखों से होती है। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोवर्मन ने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिम समुद्र के क्षेत्रों तक अधिकार किया था। यशोवर्मन ने हूण नरेश मिहिर कुल को भी पराजित किया था। महत्वपूर्ण तथ्य ओलिकर वंश। मालवा नामकरण संभवतः मालव जाति के नाम पर हुआ था, किंतु इसका नामकरण ओलिकर वंश के शासनकाल में हुआ था। मालवा का नामकरण मालव जाति के कारण हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो ओलिकर वंश के शासन के दौरान हुआ था। ओलिकर वंश ने ही मालव संवत प्रयुक्त किया जो बाद में कृत या विक्रम संवत कहलाया। मालवा में ओलिकर वंश का संस्थापक सिंहवर्मा था। मंदसौर या दसपुर के ओलिकर वंश का संस्थापक नरवर्मन था। परिव्राजक वंश या उत्कल वंश। पन्ना में स्थापित परिव्राजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्याप्त थी। इसकी राजधानी थी नागौद। इसका पहला शासक था देवादय। प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन उसके उत्तराधिकारी हुए, जिसमें हस्तिन प्रतापी राजा हुआ। खो और मजगवा ताम्रपत्र से महाराजा हस्तिन के संबंधित जानकारी मिलती है। बैतूल से मिले एक लेख से इसकी वंशावली दी गई है। परिव्राजक नरेश हस्ती तथा उसके पुत्र संक्षोभ के 6 ताम्रपत्र मिलते हैं। संक्षोभ का शासन डाभाल यानी कि जबलपुर के आसपास 18 गढ़ों पर था। अब है गर्दभिल्ल राजवंश। प्रारंभिक ज्ञात शासक है इसका गर्दभिल्ल। गर्दभिल्ल को गंधर्वसेन और भील परमार शासक माना जाता है। गर्दभिल्ल की 7 रानियों से बेताल भट्ट, धन्वंतरी, शंकु या सुक, विक्रमादित्य, वरामिहिर का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। विक्रमादित्य, कुछ विद्वान मानते हैं कि गर्दभिल्ल वंश के विक्रमादित्य ने शक राजा का अंत किया और उज्जैन को अपने अधीन किया, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और विक्रमादित्य गर्दभिल्ल 2 अलग अलग राजा हुए हैं। अतः इसी विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी थी और यहीं उसके दरबार में नवरत्न होते थे। कुछ विद्वान विक्रमादित्य को मालव वंश का मानते हैं। उच्चकल्प राज्य। परिव्राजक राज्य से लगा हुआ उच्चकल्प शासकों का राज्य भी था। उचेहरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिला स्तंभ पर इन दोनों राज्यों की सीमा थी। इसकी राजधानी उच्चकल्प वर्तमान सतना के उचेहरा में थी। यहाँ महाराज की उपाधि धारण करने वाले ओघदेव, कुमारदेव, जयस्वामिन, व्याघ्र, जयनाथ, सर्वनाथ आदि प्रमुख राजा हुए। भूमरा शिलालेख के अनुसार सर्वनाथ महाराज हस्ती का समकालीन था। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेख से उसके पूर्व शासक ओघदेव, कुमारदेव और जयस्वामिन एवं व्याघ्रदेव का पता चलता है। अब है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां देखेंगे। पहला है कारुस वंश। इसके संस्थापक हुए कारुस, जिनकी राजधानी थी देववक्र या दतिया। चंद्रवंश या एल साम्राज्य। इसके संस्थापक हुए सोम या पुरुरवा। यादव वंश, यदु संस्थापक और सुक्तिमती इनकी राजधानी हुई। ओलिकर वंश के संस्थापक हुए यशोधर्मन और दसपुर या मंदसौर इनकी राजधानी हुई। कार्दमक वंश, यशोमतिक, उज्जैन इनकी राजधानी हुई। वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, जिसकी राजधानी थी वत्सगुल्म या प्रवरपुर। नाग वंश का शासक हुआ वृषनाग, संस्थापक विदिशा में इनकी राजधानी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश, हरिश्चंद्र, उज्जैन और कन्नौज से इनकी राजधानी मिलती है। परवर्ती प्रतिहार, नटुल इनका संस्थापक हुआ और ग्वालियर से इनकी जानकारी मिलती है।
आभीर वंश का संस्थापक हुआ ईश्वर सेन। कलचुरी वंश, वामराज और त्रिपुरी इनकी राजधानी मिलती है। चंदेल वंश का संस्थापक हुआ नन्नुक और इनकी राजधानी खजुराहो मिलती है। परमार वंश का उपेंद्र कृष्णराज और इनकी राजधानी हुई उज्जैन धार में। अब है महत्वपूर्ण तथ्य परिव्राजक एवं उच्चकल्प वंश से संबंधित। समुद्रगुप्त के द्वारा विजित अष्टादश अटवी अर्थात 18 जंगली राज्यों में अधिकांश मध्य प्रदेश में थे, जिनमें 2 परिव्राजक एवं उच्चकल्प भी थे। इसका स्रोत वंश गुप्तकाल के समय सबसे बड़ा जंगल महाकांतार पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक फैला था। मध्य प्रदेश में अश्वमेध करने वाले प्रथम ऐतिहासिक राजा प्रवरसेन तथा दूसरा था सर्वनाथ। प्रवरसेन संबंधित था वाकाटिक वंश से और सर्वनाथ संबंधित था उच्चकल्प राज्य से। परिव्राजक राजा प्रारंभ में गुप्तों के अधीन मांडलिक और सामंत थे। उच्चकल्प वंश के राजा प्रारंभ में कलचुरियों के मांडलिक थे। मांडलिक का अर्थ होता है सामंत। अब कुछ छोटे छोटे वंश हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला है राजर्षि तुल्य कुल। इस वंश के 6 राजाओं ने दक्षिण कोसल में राज्य किया। इसकी जानकारी इस वंश के अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र जिला रायपुर से होती है। ये 6 शासक थे सूरा, दाई प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दाई द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इनका विस्तार महाकोशल तक था। अगला है नागवंश। बस्तर कोशपुर क्षेत्र के स्थापित नल वंश का पहला राजा वराहराज था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक था भावदत्त वर्मा। आई थिंक ये नाग नहीं, ये नल वंश है। इस वंश के विलासतुंग ने राजिम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। यह वंश वर्तमान में छत्तीसगढ़ से संबंधित रहा। अब है सरभपुरिया वंश। लगभग 5वीं सदी ईस्वी के अंत में दक्षिण कोसल के इस राज्यवंश की स्थापना हुई। भानुगुप्त के एरन स्तंभलेख में सरभराज का उल्लेख मिलता है जो सरभपुरीय वंश का संस्थापक था। अब है वल्लभी का मैत्रक वंश। 6ठी सदी ईस्वी के मध्य में जब गुप्तों की सत्ता पतनगामी हुई, इसके पूर्व मैत्रक ने अपने अभिलेखों में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना बंद कर दिया और इनसे स्वतंत्र होकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। चीनी यात्री ह्वेनसोंग बताता है कि मैत्रक वंशी शासक महाराज शिलादित्य प्रथम, जिसे धर्मादित्य भी कहा जाता है, वल्लभी में राज्य कर रहा था। यह हमें कहाँ से पता चलता है? ह्वेनसोंग से। उसने अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार पश्चिमी मालवा तक कर लिया था। इसी वंश का ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य हुआ, जो चीनी यात्री का समकालीन था। उसके पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता रतलाम ताम्रपत्रों से चलता है। मैत्रक वंश 783 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अब है मेकल का पांडु वंश। वर्तमान अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक तथा उसके आसपास का क्षेत्र कभी मेकल कहलाता था। मेकल के पांडु वंश की जानकारी राजा नागबल के बसनी ताम्रलेख से होती है। इस अभिलेख में वंश का सर्वप्रथम राजा जयबल था, फिर उसका पुत्र वत्सराज और फिर उसका पुत्र महाराज नागबल हुआ। जयबल और वत्सराज संभवतः साधारण सामंत थे और समकालीन गुप्त वंश के अधीन थे। महाराज नागबल की रानी इंद्र भट्टारिका से महाराज भरतबल का जन्म हुआ था। नागबल एवं भरतबल के नामों के साथ विभिन्न सम्मान सूचक एवं देवीय उपाधियां जैसे कि पद्म ब्राह्मण, पद्म माहेश्वर, परम गुरु, देवाधिदेवत आदि का प्रयोग किया गया है। भरतबल इस वंश का अंतिम सम्राट था। पुष्यभूति या वर्धन वंश। हर्षवर्धन के समय मध्य प्रदेश का कुछ भाग उसके अधीन आया जब वह अपनी बहन राजश्री को खोजने वहां आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत भ्रमण पर आया था। ह्वेनसोंग ने हर्ष को बौद्ध बना लिया था। हर्ष को गौड़ नरेश शशांक, बंगाल के अतिरिक्त चालुक्य, वल्लभी तथा सिंह के शासकों के साथ युद्ध करना पड़ा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसोंग आया था और हर्षवर्धन को गौड़ नरेश था शशांक, उसके साथ ही चालुक्य और वल्लभी तथा सिंह के साथ भी संघर्ष या युद्ध करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में विंध्य का जंगली क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत था। उसने हर्ष संवत प्रचलित किया।
यह प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जो वर्तमान मध्य प्रदेश के प्राचीन प्रांतों तथा यथा पूर्वी मालवा, पश्चिम मालवा, उज्जैन आदि का शासक हुआ। यमुना तथा नर्मदा के बीच का संपूर्ण पश्चिमी भूभाग इसमें शामिल था। अब है सेल वंश। महाकौशल क्षेत्र में स्थित सेल राज्य से संबंधित जानकारी राघोली यानी कि बालाघाट ताम्रपत्र से होती है। इसका प्रथम राजा श्रीवर्मन और अंतिम राजा जयवर्धन था। राघोली ताम्रपत्र जयवर्धन ने उत्कीर्ण कराया था। जयवर्धन ने राघोली के सूर्य मंदिर को दान दिया था। अब है राष्ट्रकूट वंश। मूलतः मान्यखेत यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा 9वीं सदी में बैतूल क्षेत्र में शासन कर रही थी। इसके राजा युहासुर के ताम्रपत्र तीसरखेड़ी और मुलताई से मिले हैं। मान्यखेत के राजा गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर उज्जैन में दरबार लगाया था। अब है गुर्जर प्रतिहार वंश। मूलतः जोधपुर मेड़ता राजस्थान में हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा नागभट्ट प्रथम के समय उज्जैनी में स्थापित हुई। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को विफल किया। उत्तराधिकारी वत्सराज ने राज्य विस्तार किया और जिससे राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य हुआ? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज पर अधिकार कर त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को विजय बनाया। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार विजयी हुए और उन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार किया। त्रिपक्षीय युद्ध किस लिए हुआ था? कन्नौज पर अधिकार के लिए, और इसमें प्रतिहार विजय रहे जिसमें नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार किया। लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने उसे शिकस्त दी थी। मिहिर भोज के समय प्रतिहार शासक का पुनरुत्थान हुआ। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ग्वालियर और कहला अभिलेख मिहिर भोज से संबंधित है। एक उत्तराधिकारी महिपाल का जिक्र अरबी यात्री अल मसूदी ने भी किया है। प्रतिहार राजा राज्यपाल को चंदेल नरेश गंड ने मारकर त्रिलोचन पाल को राजा बनाया। यशपाल के साथ ही प्राचीन प्रतिहार वंश का समाप्त हुआ। स्मरणीय तथ्य गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहारों की राजधानी उज्जैनी थी जो बाद में कन्नौज चली गई। मिहिर भोज की उपाधियाँ थी प्रभास, दौलतपुर अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। एक अन्य उपाधि मिलती है आदि वराहु, ये ग्वालियर अभिलेख से पता चलती है। मिहिर भोज के दरबार में राजशेखर ने काव्य मीमांसा और बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की थी। सुलेमान, मिहिर भोज तथा अल मसूदी महिपाल प्रथम के बारे में जानकारी देते हैं। सुलेमान ने मिहिर भोज के संबंध में और अल मसूदी ने महिपाल प्रथम के संबंध में जानकारी दी। कलहण की पुस्तकें राजतरंगिणी और सुलेमान ने मिहिर भोज को सर्वशक्तिशाली राजा बताया। महेंद्रपाल प्रथम को उपाधि दी थी कौन सी? निर्भय राजा की। अब है जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का चंदेल वंश। 9वीं सदी के प्रारंभ में बुंदेलखंड में स्थापित चंदेल राज्य का संस्थापक हुआ नन्नुक। इसकी राजधानी थी महोबा। वास्तविक रूप से चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेलों को राजपूतों के 36 राजवंशों में से एक माना जाता है। लेखों में इन्हें चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज भी कहा गया है जो अत्रि के पुत्र थे। अब शासक है वाकपति राज। नन्नुक के पश्चात उसका पुत्र वाकपति राजा बना। वाकपति अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत कर लिया था। विंध्य पर्वत को उसका आनंद धाम कहा जाता है। वाकपति का पुत्र जयशक्ति या जेजाक हुआ जिसके नाम पर ही चंदेलों का प्रदेश जेजाक भुक्ति यानी कि वर्तमान बुंदेलखंड कहलाया। विंध्य शक्ति या विज्जक इसने आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया। विजय शक्ति के पुत्र राहिल ने महोबा को जीता था। राहिल का पुत्र हुआ हर्षदेव, यह भी शासक हुआ। अब है यशोवर्मन।
हर्ष के पुत्र यशोवर्मन ने कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया, राष्ट्रकूटों से कालिंजर का दुर्ग जीता तथा मालवा के चेदी शासक को अपने अधीन किया। यशोवर्मन या लक्ष्मणवर्मन ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसमें वैकुंठ की वह चतुर्भुज मूर्ति स्थापित की जिसे प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। यह मूर्ति मूलतः तिब्बत के राजा के पास थी। अभय राजा धंगदेव, इनका शासनकाल लगभग 954 से 1002 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यशोवर्मन का पुत्र धंग चंदेल शासकों में सबसे महान हुआ। उसने अपने को प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त घोषित कर उनके पूर्वी राज्य का अधिकार किया और कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद ग्वालियर पर अधिकार जमाया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सहायता भेजी। धंग ने ललित कलाओं एवं विद्वानों को संरक्षण दिया। बुंदेलखंड यानी कि खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। धंग ने 100 वर्ष की आयु अधिक होने पर स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम पर समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। धंग ने ललित कलाओं और विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके शासनकाल में निर्मित खजुराहो का विश्वविख्यात पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। अभय राजा गंड, इनका शासनकाल 1002 से 1017 ईस्वी तक लगभग था। धंग का पुत्र गंड भी एक योग्य शासक हुआ। इसने अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा कन्नौज के भगोड़े प्रतिहार शासक राज्यपाल, जो कि महमूद गजनवी के विरुद्ध भाग खड़ा हुआ था, का वध किया। साथ ही गंड ने अपने शासनकाल के समय खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर तथा चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अभय विद्याधर, इनका शासनकाल 1017 से 1029 ईस्वी माना गया है। यही एक ऐसा भारतीय शासक हुआ जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। इसने मालवा परमारों के शासक भोज व त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को भी हराकर अपने अधीन कर लिया। विद्याधर ने महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू संघ को भी सहायता दी। इस संघ से भाग आए प्रतिहार राजा राज्यपाल की उसने हत्या की। महमूद गजनवी ने संधि उपरांत विद्याधर को मित्र बनाकर 15 किले इनाम में दिए। कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर उसके काल में बना था। अभय कीर्तिवर्मन, कृष्णामित्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक से ज्ञात होता है कि उसने चंदेल शक्ति का पुनरुद्धार किया एवं कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के भी चलवाए थे। अब अगला शासक है मदनवर्मन। मदनवर्मन के समय विदिशा पर चंदेलों के पुनः आधिपत्य की पुष्टि विदिशा अभिलेख से होती है। इसमें यह उल्लेख है कि मदनवर्मन ने राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के पनवार ग्राम में मदनवर्मा द्वारा जारी चांदी के 48 सिक्के प्राप्त हुए। अगला शासक हुआ परमार्दी देव। मदन वर्मा का उत्तराधिकारी उसका पोता परमार्दी देव हुआ। परमार्दी देव या परिमल अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया। कब? 1182 में और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 में उसे मारकर चंदेल राज्य और कालिंजर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। आला उदल परमार्दी देव के साले और योद्धा थे। जगनीक भी इन्हीं के दरबार के कवि और योद्धा थे। अब है त्रैलोक्यवर्मन। अपने पिता परमार्दी देव का उत्तराधिकारी हुआ। उसने तुर्कों को पराजित कर कालिंजर को पुनः जीता। इसके अतिरिक्त इसने रीवा को जीता तथा डाहल मंडल यानी कि बघेलखंड के एक भाग पर अधिकार कर लिया। त्रैलोक्यवर्मन का पुत्र हुआ वीरवर्मन, उसका उत्तराधिकारी हुआ। वीरवर्मन का उत्तराधिकारी भोगवर्मन था जिसने अजयगढ़ के समीपस्थ क्षेत्रों पर राज्य किया। चंदेलों के अंतिम ज्ञात शासक हम्मीरवर्मन को चरखारी शिलालेख के कालिंजराधिपति कहा गया है। अजयगढ़ के सती शिलालेख में उसका उल्लेख है। कुछ स्रोतों में कीरत सिंह को अंतिम चंदेल शासक बताया गया है। स्मरणीय तथ्य चंदेल वंश संबंधित।
चंदेल अपने को चंद्र देवता तथा हेमवती के संतान मानते थे। हेमवती कौन थी? गढ़वाल राजा के राजपुरोहित की पुत्री। चंदेलों का मूल निवास मनियागढ़ या छतरपुर था तथा प्राचीन प्रारंभिक राजधानी खजूरवाहक या खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिर छतरपुर तथा भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में चंदेल कालीन या चंदेल शैली में निर्मित है। अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक परमारदेव की हत्या मंत्रियों ने की। 1183 ईस्वी के लगभग उसे दशार्ण अधिपति कहा गया। दशार्ण विदिशा का प्राचीन नाम था। अलाउद्दीन ने चंदेल का पूर्णतः समापन किया। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा टॉपिक होगा परमार वंश।